हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक, जिसमें सबसे पहले गैस्ट्राइटिस। ठीक है, अब गैस्ट्राइटिस नाम से ही देखो पता चल रहा है कि इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, जो इनर लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, फिर कॉजेज हैं जैसे कि एस्पिरिन का यूज़ करना, नसेड्स, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और अल्कोहल, और कोई भी जैसे इरिटेशन वाला कोई भी आप फूड कंज्यूम करोगे, अनहाइजीनिक फूड लोगे तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी, अल्कोहल, स्मोकिंग भी आ जाएगी। ठीक है, बाइल रिफ्लक्स, मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी रिफ्लक्स वापस आ सकता है बाइल का, तो उस वजह से हो सकता है। एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू टारगेट हाई। बाकी अब देखो, डायग्नोस करना हो तो अब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। वो बोलेगा कि मेरे को पेन हो रही है, मेरे को नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, और डायरिया हो सकता है, पायरोसिस हो सकती है। पायरोसिस क्या, हार्ट बर्न। ठीक है, और क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन बताएगा। दिस इज ऑल जो कि वो सिम्टम्स बताएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में हो रही है, कौन से रीजन में हो रही है वो देखेंगे। ठीक है, और इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो वही आ जाएंगे H2 ब्लॉकर्स, बिकॉज HCl इनकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये कॉजेज हैं, ये सारे क्या करेंगे, म्यूकोजा को इरिटेट करेंगे। ठीक है, HCl की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। तो उनको कम करने के लिए हम H2 ब्लॉकर्स देंगे, PPIs देंगे, जो कि हमने पढ़ा था। H2 में कौन आ जाएंगे, जितने भी डीन आता है लास्ट में, जैसे रेंटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, जो भी रेंटिडीन, ये टिडीन लास्ट में, इन आएगा लास्ट में। बाकी PPIs देंगे जिसमें जोल आएगा। ठीक है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ठीक है, रहीप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लेमोप्राजोल। ठीक है, जितने भी जोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्राइटिस। अब नेक्स्ट है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, अब देखो, सॉरी मैंने पेप्टिक अल्सर बोलना था, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। अब देखो, नेम से ही क्लियर है, पेप्टिक और अल्सर। ठीक है, पेप्टिक मीन्स अ सरफेस दैट केम इन कॉन्टैक्ट विद HCl। ठीक है, और अल्सर मीन्स इरोजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकोजा बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है, मतलब कि जो GI ट्रैक, जो ऐसे है देखो, अब कौन सा जो ट्रैक, कौन सी जो लेयर है हमारी, कौन सी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि HCl के कांटेक्ट में आती है। देखो, अब एक तो हो गया ये इसोफेगस। ठीक है, ये हो गया इसोफेगस, यहाँ से नीचे आ गया लोअर इसोफेगस। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं, लोअर इसोफेगस। ठीक है, और ये आ गया फिर स्टमक। ठीक है, फिर ये आ गया पाइलोरस से होता होता ड्यूडेनम। ठीक है, तो अब देखो, HCl यहाँ पे सिक्रीट होगा, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो कौन कौन से पार्ट आ गए, ठीक है, एक तो आ गया आपका, इसको बोल देंगे हम ईसोफेजियल, इसको बोल देंगे गैस्ट्रिक, और इसको ड्यूडेनल। तो देखो, अब यहां से समझ सकते हो आप कि पेप्टिक अल्सर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इसोफेगस में, जो कि लोअर में हो सकते हैं, गैस्ट्रिक में, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट आता है। ठीक है, ड्यूडेनल फर्स्ट पार्ट, मैक्स मतलब मोस्टली। अब देखो, इसमें 5% चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें 15%, और मेनली क्योंकि अब एसिड यहाँ बन रहा है तो आगे जब वो जाएगा तो मेनली वो मतलब, अब देखो रूट कैसा है, अब किसी चीज ने फॉरवर्ड मूव करना है तो सबसे ज्यादा उसी पार्ट को नुकसान पहुंचाएगा ना। तो ड्यूडेनल में 80% चांसेस होते हैं। ठीक है,
और इसमें भी, इस गैस्ट्रिक में मेनली पायरस में, ठीक है, पाइलोरस में, पाइलोरिक पार्ट जो होता है ना, ये वाला लास्ट वाला पार्ट होता है, इसमें चांस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पेप्टिक अल्सर, मतलब जो थोड़ा समझने का, बाकी मैं अब आपको लिख के बताती हूँ सारा साथ के साथ। सो पेप्टिक अल्सर में जैसे हमने देखा, इरोजन होगी म्यूकोजल वॉल ऑफ स्टमक की, ड्यूडेनल की, मतलब जिस साइड पे अल्सर बन रहे हैं उस साइड के अकॉर्डिंग, तो ये स्टमक, ड्यूडेनम और इसोफेगस, जिसमें मोस्ट कॉमन है हमारा ड्यूडेनल, जिसके फर्स्ट पार्ट में होता है स्टमक के, पाइलोरस में, और इसोफेगस के हमने देखा लोअर पे। तो इसका कॉज जो है, देखो अब कॉज तो ना, जितना भी आप जिस भी चीज में HCl की सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है उसमें हो सकता है, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेस हो गया, अब स्ट्रेस देखो, ये मोस्ट कॉमन कॉज तो H. पाइलोराई ही है, ठीक है। बाकी स्टीरॉइड्स हो गए, नसेड्स हो गए, और स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस में चाहे ICP इंक्रीज हो रहा है, चाहे बर्न के केस में है तो उसमें कुशिंग और कर्लिंग आ जाएगा, ठीक है। ब्रेन के इंक्रीज ICP के केस में कुशिंग अल्सर आएंगे, और बर्न के केस में कर्लिंग, ठीक है। और साथ में जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी ट्रिगर करते हैं HCl के फॉर्मेशन को, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। और मतलब और जैसे कि डिजीज होती है ना जो कि एसोसिएटेड होती है, जैसे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो गया, मल्टीपल एंडोक्राइनल नियोप्लेजिया हो गया, जोलिंगर एलिसन डिजीज हो गई, कुशन सिंड्रोम, कुशन डिजीज, ठीक है, स्पाइसी फूड, और ये सारी चीजें हैं, मतलब जैसे भी। तो इन सब से क्या होता है, मतलब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ टारगेट हाई से बाहर, कि ये सारी चीजें हैं, ये चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली ये HCl की सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं। अब जैसे इसमें आता है ना, जैसे देखो आगे देख लेते हैं हम पहले, इनमें ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से क्वेश्चन भी बनता है नॉर्थ साइड पे, ठीक है। तो जैसे कि एज है, अब एज में मेनली गैस्ट्रिक अल्सर किस में देखा जाता है, 50 और 50 से ज्यादा वाली एज में, ठीक है। ड्यूडेनल 30 to 60 की एज में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो नॉर्मल और हाइपोसिक्रेशन होती है इसमें HCl की, इसमें ज्यादा होती है। इसमें नॉर्मल कैसे, अब देखो नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल और हाइपोसिक्रेशन ऑफ HCl, सॉरी गैस्ट्रिक में क्या है बोलना था मैंने, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है कि नॉर्मल और हाइपोसिक्रेशन हो रही है HCl की। क्यों, अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये है, ठीक है, मैं इसको मिटा के बताती हूँ। अब देखो ना, जैसे स्टमक है ना, अब स्टमक की म्यूकोजा है, अब म्यूकोजा में क्या है, सेल्स हैं। अब जब यहाँ पे अल्सर बन जाएंगे, ठीक है, इरोजन हो जाएगी म्यूकोजा की, तो जो पैराइटल सेल है वो कम हो जाएंगे, है ना। अगर वो कम होगी तो HCl की सिक्रीशन कम होगी या नॉर्मल होगी, है ना। तो दिस इज बिकॉज मतलब इसकी वजह से ये गैस्ट्रिक अल्सर का बोल रहे हैं कि नॉर्मल और हाइपोसिक्रेशन है। और ड्यूडेनल की क्यों बोल रहे हैं हाइपर, इसमें क्या होगा, देखो जो गैस्ट्रिक ये है ना, अब इसमें इस केस में क्या होता है, जो पैराइटल सेल्स हैं, जो HCl सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं इन केस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर में, ठीक है। और इनकी जो नॉर्मली स्टमक वाली म्यूकोजा ठीक है और ड्यूडेनल वाली खराब है, तो उस केस में क्या होता है, पैराइटल के जो सिक्रीशन है वो बढ़ने की वजह से हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है, HCl की। फिर आता है इसमें वेट लॉस और इसमें वेट गेन, ठीक है। अब लॉस क्यों हो रहा है, देखो अब इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को जो मेन सिम्टम आता है, जिसपे क्वेश्चन भी आते हैं, वो ये होता है कि मतलब कि पेशेंट खाना खाता है तो वो इरिटेट करने लग जाता है। क्यों, अब देखो क्या होता है, पेशेंट खाता है ना खाना, तो HCl सिक्रीट होगा, अब HCl सिक्रीट होगा तो वैसे ही अल्सर हो रखे हैं स्टमक की लेयर पे। अब लेयर पे जब अल्सर हो रखे हैं तो उसको इरिटेट करेंगे, पेन कॉज करेंगे, तो पेशेंट को मन करेगा कि वॉमिट हो जाए, मतलब अगर वॉमिट वो कर देगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। तो इस मतलब ये चलता रहता है पेशेंट के साथ, मतलब उसको वॉमिट हो जाती है, रिलीफ मिलता है, ये सब प्रोसेस उसको समझ आ जाता है कि अगर मैं उल्टी कर दूंगा तो ठीक भी हो जाऊंगा। तो यही चलता रहता है और ये होता भी रहता है। तो उस वजह से पेशेंट को वेट लॉस होता है, ठीक है। जैसे पेन, अब इसमें क्या होता है, जैसे खाना खाते ही ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कौन से वाला अल्सर ऐसा है जिसमें जो है खाना खाने पे पेन रिलीफ होता है, और कौन सा अल्सर है जिसमें खाना खाने पे पेन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ज्यादा किस केस में होगा, गैस्ट्रिक वाले में। अब क्यों, जैसे ही खाना खाएगा पेशेंट, HCl सिक्रीट होगा, HCl सिक्रीट होगा तो अल्सर पे लगेगा, अल्सर पे लगेगा तो इरिटेशन कॉज होगी, पेन कॉज होगी, ठीक है। पेन अकर जैसे ही खाना खाएगा पेशेंट, इंजेक्शन करेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, 30 to 60 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, और
आफ्टर मील, ठीक है। पेन रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, अब पेन कैसे रिलीव होगा पेशेंट का, वॉमिट करने के बाद। इंजेक्शन इंक्रीज पेन, जैसे ही इंजेक्शन होगी वैसे ही पेन इंक्रीज हो जाएगी। वॉमिटिंग एंड हेमेटोमेसिस, ठीक है, हेमेटोमेसिस भी इसमें देखने को मिलती है और इसमें वो मैं कंपेयर कर लूंगी साथ के साथ, ठीक है। वॉमिटिंग और हेमेटोमेसिस आर सीन इन दिस टाइप ऑफ अल्सर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट ड्यूडेनल। ड्यूडेनल में ये मैंने बता दिया आपको कि 30 to 60 ईयर्स में ये होता है एज ग्रुप में, ठीक है। और इसकी जो है मेल में ये ज्यादा होता है, 2 to 3:1 रेशियो, ठीक है। फीमेल 1 होगी तो इसमें 2 to 3 मेल्स अफेक्ट होंगे। फिर आता है हाइपर सिक्रीशन, ये मैंने आपको बता दिया किस वजह से। वेट गेन, हाँ वेट गेन का क्या है, अब देखो पेशेंट को क्या होता है ना, इस वाले केस में पेशेंट ले रहा है फूड, ठीक है। फूड लिया उसने 2 घंटे के बाद, मतलब अब क्या होगा, देखो फूड लेते हैं ना तो क्या होता है HCl नीचे, अब ड्यूडेनम आगे तो स्टमक में तो HCl सिक्रीट होगा, स्टमक तो नॉर्मल है, ठीक है, उसमें कोई अल्सरेशन है नहीं, ड्यूडेनम में है। अब ड्यूडेनम में क्या है, ठीक है, सारे एल्कलाइन सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है, जैसे एंटेरिक सॉल्यूशन हो गया, बाइल जूसेस हो गए, ये सारे एल्कलाइन पीएच के हैं, ठीक है। एंटेरोकाइनेज हो गया, जैसे बाइल के आगे, ये सारे कैसे क्या करेंगे, जो जैसे मैं इधर बता देती हूँ आपको, ये है जैसे ड्यूडेनम, ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस यहाँ से आ गया, ठीक है, बाइल जूस यहाँ से आ गए, एंटेरोकाइनेज इसका अपना आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 3 जूस मिल गए, एंटेरिक जूस मिल गया, पेनक्रिएटिक जूस मिल गया, बाइल जूस मिल गए, तीनों आके ये वाली वॉल थी इरोजन, ठीक है, यहाँ पे अल्सर थे। अब जैसे एल्कलाइन आया तो जो इसकी जो ये मतलब बिकॉज ऑफ एक काइंड ऑफ ये बैलेंस कर देंगे, एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ एल्कलीन सिक्रीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा खाना खाने पे, ठीक है, क्योंकि एल्कलाइन मतलब एल्कलाइन सिक्रीशंस इंक्रीज हो रही है तो रिलीफ मिल रहा है पेशेंट को, ठीक है। एसिड आने की वजह से उसको इरिटेशन होती है, पेन होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कलाइन नेचर के फ्लूइड्स आ रहे हैं तो वो उसको मतलब बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसमें, देखो अब ये होगा भी कब, अब जैसे एकदम पेशेंट खाना खाएगा तो वो रिलीज होंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर जब खाना नीचे आएगा ड्यूडेनम में तो HCl उसमें मिला होगा, जब HCl वाला खाना आएगा तो उसको पेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि खाना खाने के 2-3 घंटे बाद पेन स्टार्ट होती है, ठीक है। पेन अकर्स 2 to 3 आवर्स ऑफ ईटिंग वेक, और पेशेंट को क्या होगा, और हाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पेप्टिक अल्सर है जिसमें पेशेंट रात को जग जाता है पेन की वजह से, ठीक है, मतलब हाँ यही आता है, मतलब पेशेंट वेक अप एट नाइट ड्यू टू पेन, ठीक है। और इंजेक्शन ऑफ फूड में डिक्रीज पेन, ठीक है, इंजेक्शन से डिक्रीज हो रही है। वॉमिटिंग इसमें नहीं होगी क्योंकि खाना पच चुका होगा, वो आगे जाएगा तब जाके पेन होगा पेशेंट को। मेलिना, इसमें मेलिना होता है, ठीक है, क्योंकि अब अल्सर जहाँ के हैं वहां पे उसको ब्लीडिंग होगी, वहीं को जाएगा। अब नीचे को अब वॉमिट करेगा तो पीछे आएगा तो उसकी हेमेटोमेसिस होगी, इसमें देखा था, क्योंकि अपर वाले पोर्शन से आ रहा है ना जो भी सिक्रेशन, ब्लीडिंग होगी अल्सर्स की तो वो अपर GI ट्रैक से आएगी, और ये लोअर से जाएगी तो मेलिना प्रेजेंट होगा, ठीक है। चेंजेस इन परफोरेशन, हाँ इसमें ना चांसेस परफोरेशन के ज्यादा होते हैं, क्यों, अब देखो ना, अब ये है, अब ड्यूडेनम नीचे है, ठीक है, अब जब गैस्ट्रिक कंटेंट आगे जाएगा या फिर गैस्ट्रिक जो भी जो ऊपर से स्टमक से प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा, ठीक है, ड्यूडेनम पे। जब ड्यूडेनम पे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो उसकी अल्सर की परफोरेशन होना ज्यादा कॉमन है, ठीक है, एज कंपेयर टू गैस्ट्रिक, ठीक है। गैस्ट्रिक के भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टमक की जो होगी डाइजेशन के लिए, वो प्रोसेस से मतलब डाइजेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो हो सकता है वहां पे भी परफोरेशन हो जाए, पर लेकिन मेनली जो है इसमें होती है, चांसेस ऑफ परफोरेशन इज ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टमक कंटेंट विच आर कमिंग इनसाइड द ड्यूडेनम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब इसकी मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब ना इसमें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन तो दिए नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है देखो पहले से ही ना कि एक तो सबसे पहले H. पाइलोराई के लिए सबसे मेन टेस्ट था यूरिया ब्रेथ टेस्ट, वो इसमें करेंगे जो हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पढ़ रखा है। साथ में बेरियम स्टडी जो हमने करी थी कि अल्सर को देखेंगे, ठीक है, बेरियम डाल के पूरा एक्सरे वो सब, ठीक है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। और साथ में एंडोस्कोपी, ठीक है, पर एंडोस्कोपी का ध्यान भी रखेंगे कि पेशेंट को, इसमें करते हैं एंडोस्कोपी, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, वो उसी में होता है डायवर्टिकुलम वगैरह में उसकी प्रिकॉशंस लेने का, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होता है कई बार, क्योंकि अगर ज़्यादा कम हो, अगर मस्कुलरिटी उनकी वीक होती है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो इसमें हम एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है, ERCP भी कर सकते हैं।
और अब आती है मैनेजमेंट की बात। अब देखो सबसे पहले तो जिन चीज़ों से एचसीएल की सिक्रीशंस हो रही है वो चीज़ें तो कम करनी है, अवॉइड करनी है, जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, ये सारी चीज़ें जितनी भी है, स्पाइसी फूड, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। फिर आती है मेन मैनेजमेंट। मेन मैनेजमेंट देखो H2 ब्लॉकर जो हमने बहुत बार देख लिए, पीपीआईज भी हमने काफ़ी देख लिया है ना। सुक्राल्फेट, सुक्राल्फेट क्या होता है? सुक्राल्फेट ऐसी मेडिसिन है जो कि क्या काम करती है, देखो जब अल्सर फॉर्म होता है ना, जैसे ये अल्सर है, जैसे ये मान लो स्टमक है, ठीक है, स्टमक के अल्सर है, तो ये ना एक कवरिंग बना देता है इसके बाहर ऐसे करके। जब ये कवरिंग बना देगा तो इस पे ना एसिड की मतलब एसिड का जो असर है वो कम होगा, ठीक है। एसिड का असर कम होगा तो हीलिंग ज्यादा प्रमोट करेगा ये, ठीक है। मतलब इट कवर द अल्सर एंड प्रोमोट हीलिंग, ठीक है, समझ रहे हो। अब हीलिंग प्रोमोट होगी तो अल्सर धीरे धीरे हील होना स्टार्ट कर जाएगा। हील होगा तो पेशेंट को पेन कम होगी, प्रॉब्लम ही कम होगी, है ना। तो और साथ में क्या होता है ना, इस दवाई को देने का ये ध्यान रखना होता है कि ये 1 घंटे पहले देते हैं खाना खाने से, और या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद, ठीक है, सुक्राल्फेट। फिर आती है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में देखो अब क्या करना है। एक तो अगर बहुत सारे हो गए हैं पूरे स्टमक में तो स्टमक को ही हटा देंगे, स्टमक गायब, ठीक है। स्टमक गया तो फिर क्या करेंगे, देखो एक और नाम इसमें बोला है, ये देखो ये वाली चीजें इनमें ना, ये देखो टोटल गैस्ट्रेक्टमी। इसमें तो ऐसे ही पता चल रहा है कि टोटल मतलब स्टमक को हटा दिया। अब स्टमक को हटा दिया तो क्या बचेगा, अब देखो ऑल्सो नोन एज ईसोफेगो जेजुनोस्टोमी, ठीक है। अब देखो क्या बोला, ईसोफेगस बच गया, स्टमक तो गया, ठीक है, और ये आगे आ गया जेजनम, ठीक है, ऐसे। तो इन दोनों की एनास्टोमोसिस कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये वाला पार्ट निकाल के फिर इन दोनों को ही आगे करके ऐसे आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। एनास्टोमोस बोलते हैं उसको, 2 पार्ट को अलग अलग के बीच से निकाल के एनास्टोमोसिस कर देंगे, दोनों के जो बचे हुए पार्ट हैं उनको, ठीक है। इसको बोलते हैं ईसोफेगो जेजुनोस्टोमी और ईसोफेगो ड्यूडेनोस्कोमी। वो डिपेंड करता है, अगर ड्यूडेनम ठीक है, ठीक है, ये आ गया ड्यूडेनो और ये आ गया जेजुनो। ड्यूडेनो आएगा तो यहाँ वाले पार्ट के साथ, ठीक है, ये जैसे ईसोफेगस है, यहाँ से आ गया ड्यूडेनम, ठीक है। ये स्टमक रिमूव कर दिया तो इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट है गैस्ट्रिक रिसेक्शन, और इसको एंटेरेक्टमी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, है ना, एक्स्ट्रा बताया था कि ये जो पार्ट होता है ये आता है हमारा स्टमक, ठीक है। ये वाले मैंने 2 पार्ट बताए थे आपको पाइलोरिस के, ठीक है। ये वाला जो ये पाइलोरिक एंट्रम होता है, पाइलोरिक एंट्रम, इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, इसको हटा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम इज रिमूव्ड, बस फिर उसको वैसे ही एनास्टोमोस कर देंगे, हो गया। अब नेक्स्ट है गैस्ट्रिक, ये हो गया सब टोटल देखो, अब सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। अब यहाँ था टोटल, अब आएगा आधी करेंगे, ठीक है। बिलरॉथ 1, इसके 2 टाइप होते हैं, बिलरॉथ 1 और बिलरॉथ 2। बिलरॉथ 1 को हम गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी और बिलरॉथ 2 को हम ये गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी बोलते हैं, ठीक है। वैसा ये सेम टू सेम, ठीक है। इसमें क्या बोला था, ईसोफेगस, ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिक वाला टर्म क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने पूरा स्टमक हटा दिया था, ठीक है। किसमें, इन टोटल में। टोटल का ये याद रखना, मतलब अगर नेम्स आपको याद करने में मुश्किल हो तो ये याद रखना कि इसमें जो है ईसोफेगस बचा, ड्यूडेनम बचा, ठीक है, ईसोफेगो ड्यूडेनोस्को स्टोमी, ठीक है। और इसमें ईसोफेगस बचा, जेजुनम बचा, ईसोफेगो जेजुनोस्टोमी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसमें गैस्ट्रिक टर्म नहीं थी बिकॉज स्टमक गायब था, अब इसमें गैस्ट्रिक टर्म आ जाएगी बिकॉज आधा स्टमक गया, आधा है, ठीक है। तो बिलरॉथ 1 में हम क्या करते हैं, देखो अब देखो मेनली हमने पढ़ा कि स्टमक में कहाँ होते हैं, पाइलोरिक पार्ट में होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये वाला स्टमक का पार्ट तो सही रहता है और ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम रहती है पाइलोरस में, क्योंकि वहां पे जो वो वाली साइड जो है ज्यादा प्रोन है टू गेट अल्सर, पेप्टिक अल्सर होने के, ठीक है। तो इसीलिए ये तो रह गया हमारा 1 पार्ट, ठीक है। तो बिलरॉथ 1 की बात करते हैं, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोड्यूडेनम। अब यहाँ क्या हो गया, ये वाला पार्ट कट हो गया, अब सीधे ये ड्यूडेनम वाला पार्ट था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो अब इन दोनों की एनास्टोमोसिस कर दी, ये और ये, ठीक है। यहाँ से हमने क्या हटा दिया,
पाइलोरिक पार्ट हटा दिया यहाँ से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी और सब टोटल और साथ में बिलरॉथ 1, ठीक है। अब आगे बिलरॉथ 2, इसमें रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, इसमें ड्यूडेनम स्टम्प इज क्लोज्ड, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट तो हटाया, ये तो मैंने आपको बताया कि लोअर पार्ट तो है नहीं स्टमक का। अब साथ में ड्यूडेनम को भी वैसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया ड्यूडेनम को आगे, ये ड्यूडेनम बच गई, इसके साथ एनास्टोमोस किया नहीं है, ये ड्यूडेनम को ऐसे कर दिया आगे, ठीक है। और ये आ गई जेजनम, बहुत बड़ा हो गया यार, ठीक है। ये मान लो यहाँ से ड्यूडेनम आई और यहाँ से ये, ठीक है। अब इसको यहाँ जेजनम के साथ, ये यहाँ ऐसे जेजनम के साथ जोड़ देंगे इसको, ठीक है। एनास्टोमोस विद ऑफ गैस्ट्रिक जो कि बचा हुआ पार्ट है और विद जेजनम, तो इसको क्या बोला, गैस्ट्रोजेजनोस्टोमी, ठीक है, इज क्रिएटेड। बस ये हो गया। दिस इज ऑल अबाउट बिलरॉथ 1 एंड बिलरॉथ 2 जो कि सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी में आता है। फिर आता है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी में क्या होता है, आप देखो कुछ नहीं करना है, ये जो जैसे हमारा ये वाला पार्ट है पाइलोरस, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, इसकी एनलार्जमेंट कर देते हैं ताकि क्या हो, जो फूड कंटेंट है वो यहाँ पर रुके ना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो खुल जाए और खाना जल्दी से इसमें आ जाए। अब खाना ना बहुत देर तक जब पेट में रुकेगा तो क्या होगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ज्यादा होंगी, एचसीएल आएगा, और ज्यादा देर तक जो एचसीएल वाला फूड है, एचसीएल के साथ मिक्स्ड फूड है, वो अल्सर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक अल्सर में मेनली कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहां से अगर आगे ऑब्स्ट्रक्शन है और खाना आगे नहीं जा रहा तो और ज्यादा इरिटेशन बढ़ जाएगी पेशेंट को, तो इसीलिए क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको बढ़ा के पाइलोरस की स्पेस को बढ़ा के थोड़ा उसको जल्दी मूव करने के लिए इजी हो जाएगा और उसको रिलीफ मिल जाएगा, मतलब, ठीक है। तो इसमें एक और प्रॉब्लम रहती है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में डंपिंग सिंड्रोम हो जाता है। अब मतलब ये करने के बाद पेशेंट को मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एज अ डंपिंग सिंड्रोम, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको डिटेल्स में बताएंगे कि क्या होता है डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। और वैसे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है इसमें जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इनको मैंने आपको बता दिया है। H2 और भी मैनेजमेंट आते हैं बट लेकिन उसमें इतने दिए नहीं है, अभी फिलहाल इतने कर लो। अगर आपको मतलब जो मेन टॉपिक्स है ना, उनको फिर हम फर्दर बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे, मतलब जिनकी जो डिटेल्स हमने नहीं पढ़ी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो छूटती हैं हमारी बीच में, ठीक है। तो ये था हमारा पेप्टिक अल्सर। अब नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर हमारा जीआई ट्रैक का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं पे भी किसी भी पार्ट में ब्लीडिंग अकर हो सकती है, ठीक है, इसीलिए इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोला। कॉजेज क्या है, अब किसी को पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, तो अल्सर जहाँ पे फॉर्म हुआ है वहाँ इरोजन है तो वहाँ पे वो एरिया ब्लीड भी कर सकता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर, इसोफेजियल वेरिसिस में क्या होता है ना कि एबनॉर्मल ना एक काइंड ऑफ वेन का कनेक्शन बन जाता है इन बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक, तो वहाँ पे भी अगर वो थिन है और वहाँ पे कोई मतलब कट है या कुछ है, प्रॉब्लम है, परफोरेशन कुछ भी है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। प्रेशर पड़ने की वजह से हो गया, चाहे किसी भी वजह से हो रहा है वो। और डायवर्टिकुलर डिजीज, उसमें भी वही है, प्रेशर पड़ने की वजह से हो रहा है या फिर वो ज़्यादा वीक हो गई है, वहाँ पे वेन आके रप्चर हो गई है या कुछ भी हो सकता है डायवर्टिकुलर, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब म्यूकोजल लाइनिंग बहुत वीक हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब सारे ये वही हैं जिनमें लाइनिंग वीक हो गई है या स्वेलिंग हो गई है, किसी वजह से रप्चर हो गया, परफोरेशन हो रखी है, कुछ भी है, तो उन सब की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं साइन एंड सिम्टम। इसमें क्या होगा, कॉफी ग्राउंड वॉमिटस, ठीक है, कॉफी के सीड्स की तरह वॉमिटिंग होगी, मतलब कॉफी सीड कलर की वॉमिटिंग होगी पेशेंट को। और ब्लड मरून कलर की और ब्लैक टेरे कलर के स्टूल हो सकते हैं, ठीक है, ब्लैक टेरी और ब्लड मरून कलर के स्टूल होंगे। अनीमिया भी हो सकता है, अगर पेशेंट को बहुत टाइम से लंबे टाइम तक जीआई ब्लीड रहेगा तो ऑब्वियसली उसको अनीमिया हो जाएगा। और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, जैसे गैस्ट्रिक लवाज दे सकते हैं हम। गैस्ट्रिक लवाज में क्या करेंगे, पाइप होगी, पाइप को डालेंगे, सारा गैस्ट्रिक कंटेंट सारा एम्प्टी करेंगे, टॉक्सिन्स रिमूव करेंगे, सारा वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। सेंस टेकन ब्लैक मोरे ट्यूब, ठीक है, ये क्या होता है, एक ट्यूब होती है जो कि
ये हमारा माउथ आ गया, ये माउथ से हो गया इसोफेगस, इसोफेगस से ये आ गया स्टमक, ठीक है। अब एक ट्यूब होती है, 3 ल्यूमन होते हैं उसमें, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये ऐसे जा रही है, ऐसे ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाके, और यहाँ पे इसका ओपनिंग होती है, ठीक है। इसको इतना ही बना, और यहाँ पे एक बलून लगता है, ठीक है, जो कि हम इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज सेंस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। अब इसमें ना ये 3 ओपनिंग होती है, एक तो होती है गैस्ट्रिक ओपनिंग, एक होती है हमारी इसोफेजियल, और एक होती है हमारी बलून इन्फ्लेशन के लिए। मैं इसका ना आपको डायग्राम अटैच कर दूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब इसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं ना, ताकि जो वेरिसेस वगैरह हैं इसोफेजियल के उनकी ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ना हो। अब जितना, अब इसमें देखो यहाँ फूड यहाँ से जाएगा, ठीक है, जो इसोफेगस वाला है, यहाँ से इससे पूरा फूड जाएगा पेशेंट का सीधे यहाँ पे, और यहाँ से गैस्ट्रिक कंटेंट, अगर हमने कोई क्या कहते हैं उसको, गैस्ट्रिक मतलब मुझे टर्म याद नहीं आ रही, मतलब जिससे ना हम कंटेंट लेते हैं, कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करते हैं यार, हाँ, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, ठीक है, ये लिख लो तुम। ये हो गए हमारे 3 पोर्ट, और यहाँ से गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, यहाँ से हम फूड देंगे पेशेंट को, यहाँ से बलून को इन्फ्लेट डिफ्लेट करने के लिए, ठीक है। सो ये है हमारी ट्यूब, ठीक है। ये इसोफेजियल वेरिसेस के केस में देंगे, और ये भी इसोफेजियल वेरिसेस में करते हैं, ठीक है। कॉटराइजेशन और एंडोस्कोपिक इंजेक्शन, स्क्लेरोथेरेपी, इसमें क्या होता है ना, जैसे एंडोस्कोप के थ्रू ही डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ना हम इसोफेगस में इंजेक्ट कर दे, ये मैं अलग से बता रही हूँ, ठीक है, इस पेन इससे, ठीक है। इसमें हम इंजेक्ट करते हैं स्क्लेरोसेंट, ठीक है। इसमें हम इंजेक्ट करेंगे स्क्लेरोसेंट को। तो ये क्या करता है ना, जो वेरिसेस हैं उनको वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर देता है। जब थ्रोम्बस बन जाएगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इसका यही काम है, ठीक है। ये भी इसोफेजियल वेरिसेस के केस में देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। अब लास्ट हम करेंगे डंपिंग सिंड्रोम। सो दिस इज डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, किसी चीज का डंप होना है ना, डंप हो रहा है, मतलब रैपिड एम्प्टिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू नेक्स्ट, जो कि ड्यूडेनम में हो गया, या फिर अगर स्टमक है ही नहीं तो फिर वो इसोफेगस टू, जैसे हमने सारी कंडीशंस पढ़ रखी है ना लास्ट में, कि एक तो इसमें क्या है, पाइलोरस जो है उसकी एनलार्जमेंट की थी, ठीक है, पाइलोरेक्टमी, ठीक है। इसको सीधे ड्यूडेनम से कनेक्ट किया है, एक को जेजनम के साथ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे स्टमक, ऐसे मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये ड्यूडेनम है, ये इसोफेगस है, ये पाइलोरस है, ये ड्यूडेनम है, ये इसोफेगस है, ये जेजनम है, ठीक है। एक हमने इसको किया था स्टमक को ड्यूडेनम से डायरेक्ट, ठीक है, आधा पार्ट काट के, ठीक है। ये फंडस, ऐसे बता देती हूँ, फंडस टू ड्यूडेनम, ठीक है। एक में हमने फंडस टू, ये फंडस आ गया, फंडस टू, ये ड्यूडेनम को ऐसे करके ये जेजनम के साथ किया था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 कंडीशन हैं, इन सब में डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, एज अ कॉम्प्लिकेशन। अब जैसे क्या होगा, इसमें पाइलोरिक पार्ट जो है वो पाइलोरिक एंटर रिमूव कर दिया है, ठीक है, जो कि हमने पाइलोरेक्टमी देखी थी उसमें भी, और एक हमने पाइलोरोप्लास्टी देखी थी उसमें भी, ठीक है। उसमें हम एनलार्जमेंट कर रहे थे। तो इनमें क्या हो रहा है कि जो कंटेंट है वो ज्यादा जल्दी आगे चला जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इन सब में हो सकता है ऐसा। तो रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो रही है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल और सब टोटल, ठीक है। ये कौन कौन सी टोटल है और सब टोटल है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। तो एक तो क्या होता है, अब देखो ये जब आगे चला जाएगा तो एकदम से सारा का सारा फूड आगे शिफ्ट हो जा रहा है। तो एकदम से शिफ्ट होने की वजह से रैपिड डिस्टेंशन देखने को मिलेगी जेजनम के लूप में, ठीक है। ये वाला जो लूप आएगा लास्ट में जेजनम का, इसमें एकदम से डिस्टेंशन, जैसे ही अब सारा का सारा फूड इस लूप में आ जाए तो ऐसे हो जाएगा ना, ये तो वैसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हाई, अब क्या होगा, जब सारा का सारा खाना इकट्ठा हो जा रहा है, वो कंसंट्रेटेड है, तो आसपास की जो वेसल्स हैं उनमें से वो क्या करेंगे,
फ्लूइड लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपर टोनिक कंटेंट जो कि इंटेस्टाइन में है वो ड्रॉ करेगा फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम टू डाइल्यूट द कंटेंट, ठीक है। जितना भी आसपास का फ्लूइड है वो इंटेस्टाइन का जो हाइपरटोनिक कंटेंट है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू, और वो डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर आता है सेंस ऑफ फुलनेस रहेगी पेशेंट को, कि पेट बहुत भरा भरा है, ठीक है। क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड उसके पेट वहाँ पे मतलब एकदम से जेजुनम में एंटर करेगा और डिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में फ्लूइड भी अकमलेशन होने स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। वीकनेस रहेगी क्योंकि खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ढंग से, खाना ढंग से उसकी मतलब प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ठीक है। वीकनेस हो गया, डिजीनेस होगी उसको। अब वही है, पेशेंट को जब कुछ जा नहीं रहा, खुराक नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, और एकदम से डंप कर जा रहा है नीचे को खाना, है ना। और पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, स्वेटिंग बढ़ जाएगी पेशेंट को, डायफरोसिस एक्सेसिवली बढ़ जाएगी, क्रैम्पिंग्स होंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे वो मूव करेगा, अजीब सी तरह से मूव करेगा तो उसको क्रैम्प ही होंगे। अब डिस्टेंशन एकदम से हो जाएगी और एकदम से इकट्ठा मूव करेगा तो क्रैम्प्स आने मतलब जायज़ है उसको। फिर आता है डायरिया। डायरिया भी होगा क्योंकि एकदम से जल्दी जल्दी खाना मूव कर गया है विदाउट टेकिंग टाइम इनसाइड स्टमक, इनसाइड इंटेस्टाइन, मतलब जल्दी जल्दी मूव कर रहा था, इसलिए डायरिया भी हो सकता है। बॉरबॉरिग्मी, ये हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको फिजिकल एग्जामिनेशन का बताया था ना। तो बॉरबॉरिग्मी साइन कौन सा होता है, जिसमें कि हम इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को देख के सुन के साउंड सुनते हैं, बॉरबॉरिग्मी साउंड्स आते हैं ना, जो मूवमेंट होती है वो कितनी बार होती है, ठीक है, उसको सुनते थे हम जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन देखी थी, ठीक है। फिर आता है हाइपोवॉलीमिया, तो वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। हाइपोवॉलीमिया, अब दिखती सी बात है, सारा कुछ फ्लश आउट हो रहा है बॉडी से, तो हाइपो ही होगा। हाइपोटेंशन रहेगी, ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम कम है। हाइपोग्लाइसीमिया, खाना आ ही नहीं रहा, न्यूट्रिएंट्स आ ही नहीं रहे, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही, तो हाइपोग्लाइसीमिया। फिर आता है एजुकेट करना है पेशेंट को कि आपने जो है मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, प्रोकाइनेटिक्स हो गए, इनको अवॉइड करना है, और आपने हाई फैट, हाई प्रोटीन और लेस कार्बोहाइड्रेट वाली मील लेनी है, और साथ में स्मॉल मील्स लेंगे और पानी नहीं पियेंगे मील्स के साथ में, ठीक है। और जब मील्स लेंगे तो उसके बाद सो जाएंगे, मतलब सुपाइन पोजिशन में पेशेंट को लिटा देना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डंपिंग सिंड्रोम। तो अब आज का शायद लेक्चर बहुत छोटा सा है, छोटा सा इसलिए है क्योंकि थोड़ी मेरी हेल्थ की कंडीशंस हैं, जैसे कि मतलब मैंने मोर देन अ ईयर मैंने इतनी ज़्यादा बात नहीं करी, मतलब मतलब इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रही हूँ बोलने में, एक एक घंटे के लिए, मतलब लॉन्ग। तो उस वजह से मेरे हेडेक हो जाती है सीवियर, और बिकॉज ऑफ मैंने फ़ोन का बहुत कम स्क्रीन टाइम मेरा, मतलब अप टू 1 आवर्स होता था पर डे, तो अभी एकदम से स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो गया है, उस वजह से मुझे इश्यूज हो रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि कई बार एडिटिंग में और अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है, बार बार उसको देखना हुआ कि नहीं, ये वो कई बार शाम को लगाती हूँ, सुबह होता है, ऐसा बीच में इशू हो गया था। अब तो मैं उसको कम कर ले रही हूँ, बिकॉज पहले वो एक दो वीडियोस में हुआ जिसमें कि जीबी के लिए मेरे को कंप्रेस नहीं हो पा रहा था, तो उसलिए मतलब स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो फिर हेडेक होने की वजह से फिर मैं नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती, तो ऐसा थोड़ा बहुत इशू रह रहा है। तो आप लोग मुझ पर डिपेंड मत रहो प्लीज़, मतलब मैं करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं वीडियो डालूंगी, बट एक दिन का इशू, मतलब डेली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। एक बार कंटिन्यूटी बन जाएगी ना स्मूथ, मेरे को रूटीन की आदत पड़ जाएगी, तो खुद ब खुद होता है ना ह्यूमन का नेचर, वो ढल जाते हैं उस रूटीन पे, तो मे भी मुझे धीरे धीरे आदत पड़ जाए। बट अभी मुझे रेगुलरली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हेड में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाती है बिकॉज ऑफ मोर स्क्रीन टाइम एंड ज़्यादा बोलने पे। धीरे धीरे बोलने की आदत पड़ेगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप लोग वेट करते हो यार, मतलब मैं नहीं चाहती आप लोग मतलब आप लोग फ्लेक्सिबल रहें, मतलब या तो आप अपना कोई और सब्जेक्ट भी साथ साथ में करते रहें, जैसे मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो एमएसएन जैसे कोई टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं वो आप खुद कर लो कवर, जो नहीं लग रहा जैसे जीआई वो आराम आराम से मेरे साथ करते रहे, वैसे करके आप कुछ भी एडजस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू ऑल द, मतलब मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन और सब कुछ आपको बताऊँ। बाकी मैं धीरे धीरे आपको सारा ऑफिशियली बताऊँगी, बट अभी मैं जो चीज़ों से सफ़र कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी मैंने आपको जस्ट बता दिया, हेडेक और ये सब, बस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।